हेलो स्टूडेंट्स। बहुत दिन हो गए, फाइनेंशियल मार्केट खत्म ही नहीं होने पे आ रहा यार। फाइनली दिस इज द लास्ट रिकॉर्डिंग। ये तो चलो पढ़ते हैं, फटाफट से जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, ठीक है। सेबी भैया, सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हिस्ट्री तो देखो पढ़नी पड़ेगी, चाहे कितनी भी इप्पी हो जाए। क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एस्टैब्लिश की थी, रट लो, 12 अप्रैल 1988 को की थी। तो इसका बर्थडे कब आता है? 12 अप्रैल। सनसाइन अपने आप देख लेना क्या है, ठीक है। इंटरिम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है ये। इंटरिम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी का मतलब हो गया कि ये कोई और ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में एक रिलेशन एस्टैब्लिश करती है एंड ये एडमिनिस्ट्रेशन वर्क कर रही है, ये कंट्रोल करेगी, एडमिनिस्ट्रेट करेगी कि सारा काम कोऑर्डिनेट करेगी कि सब काम ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। प्रमोट ऑर्डरली, वही जो एडमिनिस्ट्रेशन की, ऑर्डरली एंड हेल्दी ग्रोथ ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। सिक्योरिटीज मार्केट में जो रायता फैला था ना, इतना ज़्यादा, इतने गबन, इतने सारे केसेस जो हुए थे, उसके बाद एक बहुत हाई टाइम आ गया था उस टाइम पे कि भाई ऐसा है, कोई तो चाहिए जो इसको पूरा गवर्न करे, ये ऐसे नहीं चलेगी, बहुत ज़्यादा रहता है। तो उसको समेटने के लिए कोई चाहिए था कि वो सारा काम हेल्दी ढंग से हो और तरीके से काम करे, सारे कंट्रोल में रहें, डर के रहें। जैसे अगर स्कूल में 4 टीचर हैं, बड़ी फ्रेंडली, वो एक टीचर जिसकी दूर से आवाज़ आ जाए तो आप अपने अपने रूम में चले जाते हो, पढ़ने बैठ जाते हो। ऐसा ज़रूर होता है हर स्कूल में कोई टीचर, तो वो भी एक ज़रूरी है, क्योंकि वरना तो आप फैल जाओगे सारे। तो वो जो एक ज़रूरी है ना, ये वो एक ज़रूरी वाला सेबी है, ठीक है। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, इन्वेस्टर भैया पैसा लगा रहे हैं, खून पसीने की कमाई है, हार्ड कोर मनी होती है, उनको प्रोटेक्शन देनी बहुत ज़रूरी होती है। तो इट ऑपरेटिव अंडर द ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। अब इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इसने कहा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को तुम संभालो, पैसा पैसा पैसा, तो पैसे को संभालेगा कौन? पैसे को संभालेगी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये एक स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला था इसको 30 जनवरी 1992। तो मतलब इसका पैदा होने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ 12 अप्रैल 1988 को, लेकिन एक्चुअली में पूरी ऑपरेटिव फॉर्म में तरीके से जो उसको एक स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला, एक ऑर्डिनेंस मिला इसको, वो इसको मिला था 30 जनवरी 1992। और बाद में पार्लियामेंट ने इसको रिप्लेस कर दिया एक एक्ट में। पहले सिर्फ एक ही स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला था, एक गवर्निंग बॉडी बनी थी बस ये। फिर बाद में इसको एक बाकायदा एक्ट में डाल दिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992, ठीक है। तो बहुत ध्यान रखना है, अगर आपसे एमसीक्यूज में भी पूछा जा रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट ईयर कौन सा है, तो एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1988 है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि एक्चुअली में इसने काम करना कब से स्टार्ट किया था, ऑपरेशनल कब से हुई थी, ऑर्डिनेंस कब बना था, एक्ट कब बना था, ऐसी कोई बातें पूछी जाए तो 1992 है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके रोल्स, इसके ऑब्जेक्टिव, इसके फंक्शन। जब तुम अभी मैं एक्सप्लेन करूँगी तो तुमको लगेगा मैम एक ही बात को बार बार क्यों बोल रही हैं। एक्चुअली बस बोलने का तरीका अलग है, घूम फिर के बात सारी सिर्फ 2 ही बातों में है। प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर, नो माल प्रैक्टिसेस, नो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। लोग उनको एजुकेट करना इन्वेस्टर्स को, ये कुछ बातें हैं जो हर जगह हम अलग अलग तरीके से करने वाले हैं। लाइक वाई इट वॉज एस्टैब्लिश्ड, रीजन्स मैंने बताया ना, रायता बहुत फैल गया था, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन, मिसकम्युनिकेशंस का बेनिफिट लेकर, और जो हमारी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, इन सब का बेनिफिट लेके बहुत ज़्यादा गलत ढंग से लोग दूसरों को बेवकूफ़ बनाने लग गए थे। कंपनीज, इन्वेस्टर्स, ब्रोकर्स, सब बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रही थी, और उन सब गड़बड़ को रोकने के लिए इसको एस्टैब्लिश करना पड़ा। ताकि क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर्स की पॉपुलेशन पहले क्या था, बहुत इनिशियली ना लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते नहीं थे,
1991 में क्या हुआ था, तुम्हारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी। अब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने से ना बाहर एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के दरवाजे भी खुल गए थे। अब जब इन्वेस्टर्स एकदम से बढ़ गए, ठीक है, आपका एकदम से जो इन्वेस्टर्स का स्केल है ना वो बढ़ गया, क्योंकि लिबरलाइजेशन भी आ गया, ग्लोबलाइजेशन भी आ गया, प्राइवेटाइजेशन भी आ गया, तो एकदम से ना इकोनॉमी की काया पलट हो गई 1991 के बाद। अब वो जो काया पलट हुई उससे इन्वेस्टर पॉपुलेशन बढ़ गई। अब इन्वेस्टर पॉपुलेशन बढ़ी तो माल प्रैक्टिसेस भी बढ़ गई, ब्रोकर्स की, मर्चेंट बैंकर्स की, इंस्टीट्यूशंस की, सब ने गलत काम करने शुरू कर दिए। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस बढ़ गई, प्राइस रिगिंग होनी शुरू हो गई। प्राइस रिगिंग के लिए मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, एक शाहिद कपूर की एक मूवी थी बदमाश कंपनी। उसमें अगर किसी ने वो मूवी देखी है तो ये देखा होगा कि वो जो कंपनी थी वो बहुत ज़्यादा डेप्थ में चली गई थी। उसकी वो शर्ट्स का जो माल था वो ख़राब हो गया था और बाद में उसने उसको माइकल जैक्सन को पहना के फिर उसकी पूरी इतनी मार्केटिंग की, मार्केट से सारी शेयर्स खरीद ली, सारे शेयर्स खरीद ली, शर्ट्स खरीद ली। इस तरह से मार्केट में उन सारे जो 4 फ्रेंड्स थे उन फ्रेंड्स ने मिलके ये करना शुरू किया और जानबूझकर उन्होंने मार्केट में डेफिशिएंसी क्रिएट की जिससे कि अपने मुंह मांगे दाम पर वो शर्ट्स भी बेच सकें माइकल जैक्सन की पहनी हुई और अपनी ही कंडीशंस पे वो शेयर्स के प्राइस भी बढ़ा सकें। अब जैसे ही उनके प्रोडक्ट की मार्केट डिमांड बढ़नी शुरू हुई उनके शेयर्स के प्राइस अप होने स्टार्ट हो गए। इफ़ यू हैव नोटिस्ड तो उसमें शेयर्स का वो दिखा रहे थे प्राइस कैसे बढ़ रहा है, डी 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 ऊपर चलता जा रहा है। तो वो जो ऊपर चलता जा रहा है वो प्राइस रिगिंग है कि आप जानबूझ के प्राइस में मैनिपुलेशंस कर रहे हो, वो प्राइस रिगिंग हो जाती है। फिर कोई प्रॉपर पैनल प्रोविजंस नहीं थे, इस वजह से भी इसको हमें एस्टैब्लिश करना पड़ा। तो ये रीजंस थे जिसकी वजह से सेबी एस्टैब्लिश करनी पड़ी। तो सेबी ने एस्टैब्लिश होकर क्या क्या काम किया? 3 तरह से काम किए। कुछ रेगुलेटरी वर्क थे, उन्होंने कहा जितने भी ब्रोकर्स हैं, कंपनीज हैं, सब ब्रोकर्स हैं, सबको रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। उन्होंने कहा हम रेगुलेशन बनाएंगे, हम प्रोसेस बताएंगे, वही प्रोसेस सारे ब्रोकर्स को और कंपनीज को फॉलो करना पड़ेगा। अगर कोई भी इन रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करेगा तो उनके ऊपर वो पेनल्टी लगाएंगे। रेगुलरली उनकी इंस्पेक्शन करेंगे, ऑडिट करेंगे कि क्या वो फॉलो कर रहे हैं, सब कुछ नहीं कर रहे, रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहे, इंस्पेक्शन ऑडिट करने से कुछ गड़बड़ पाई गई तो उनके ऊपर फीस लगानी, चार्जेस लगाने। और जो ये एक्ट बना था ये बेचारा बन के ही रह गया था, सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, ये बेचारा बन के रह गया था। इसके एप्लीकेशन उतने तरीके से हो नहीं पा रही थी और ना ये क्रॉस चेक हो पा रहा था कि कौन अप्लाई कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। तो उन्होंने इस पे भी कंट्रोल किया कि ये अब करो। वो होता है ना, बड़ा भाई बेचारा शरीफ सा बैठा है और छोटे वाला ने कहा भाई तो चिंता मत कर, मैं संभालता हूँ तुझे। तो वो ये छोटा भाई आया कि मैं संभालता हूँ और उसने SCRA को पूरी तरह से एग्जीक्यूट करवाया और डंडे के जोर पे काम करवाया कि अब देखें कौन फॉलो नहीं करता। तो ये बेसिकली बहुत कंट्रोल करने के लिए आई थी कि बहुत हो गया तुम्हारा, बस अब नहीं। तो वो जो अब नहीं था उसके लिए उन्होंने रेगुलेशंस बनाई। फिर उन्होंने कहा कंट्रोल तो हो गया, ये जो रायता फैला रहे हैं, अब इसके बाद डेवलपमेंट भी तो जरूरी है करनी। उन्होंने ट्रेनिंग देना शुरू की, ब्रोकर्स को ट्रेनिंग दी, उन्होंने बाकायदा ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बनाए, रिसर्च एनालिसिस के बेसिस पर, पूरा मार्केट रिसर्च के बेसिस पे मॉड्यूल्स बनाए और उन्होंने दूसरी कंट्रीज़ में क्या प्रैक्टिसेस चल रही हैं उन पे भी रिसर्च की और उसके अकॉर्डिंगली ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बनाए। आप लोगों की नॉलेज के लिए सेबी के अलग अलग अराउंड 10 to 12 मॉड्यूल्स होते हैं। अगर एनीबडी वांट्स टू डू आफ्टर क्लास 12th तो वो लोग सेबी के उन मॉड्यूल्स के थ्रू एक एस्टैब्लिश्ड ब्रोकर बन सकते हैं। और इंडिया में अभी तक सारे मॉड्यूल्स तो कंप्लीट बहुत ही रेयरली कोई कर पाता है क्योंकि उनका लेवल बहुत हाई रहता है। बट अगर आपको स्टॉक एक्सचेंज में, सिक्योरिटीज़ मार्केट में, इनमें अगर करियर बनाने का मन है तो यू मस्ट गो फॉर सेबी मॉड्यूल्स। फिर उन्होंने रेगुलरली इनकी पब्लिकेशंस आते रहते हैं, इनके पब्लिकेशंस आते हैं एजुकेशन कर देने के लिए ताकि इन्वेस्टर्स इन पब्लिकेशंस को पढ़ें, कंपनीज पढ़ें, उसमें केस स्टडीज़ होती हैं,
उनमें उन्होंने क्या क्या एक्शंस लिए, उनकी अपनी पावर्स क्या हैं, वो सब वो पब्लिकेशन में डालते रहते हैं, जिससे कि इन्वेस्टर्स को भी एजुकेशन मिलती रहे। एंड उन्होंने बहुत सारे मेजर्स डेवलप किए टू कंट्रोल ऑल द थिंग्स, ताकि जितने भी मेजर्स हैं, प्रोटेक्टिव मेजर्स उन्होंने बनाए, डेवलपमेंट मेजर्स उन्होंने बनाए, उन्होंने बहुत सारे मेजर्स बनाए जिससे कि वो मार्केट को गवर्न कर पाएँ। फिर आता है प्रोटेक्टिव फंक्शन। इसका क्वेश्चन कभी डायरेक्ट नहीं आता। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि सेबी इज़ द वॉच डॉग फॉर कैपिटल मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, तो वॉच डॉग वर्ड आते ही यू मस्ट नो कि हमें प्रोटेक्टिव फंक्शंस को ही एक्सप्लेन करना है, बिकॉज डॉग्स आर ऑलवेज प्रोटेक्टिव टू देयर ओनर। तो इसीलिए प्रोटेक्टिव फंक्शंस अगर पूछेंगे तो डायरेक्ट ना पूछ के वो वॉच डॉग के नाम से पूछते हैं, वॉच डॉग। इन्होंने कहा अब कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ नहीं होंगी, उनको रोक दिया जाएगा, कोई माल प्रैक्टिसेस नहीं होंगी, रोक दिया जाएगा, कोई भी तरह की इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं होगी। इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब कोई कंपनी के अंदर की ऐसी खबर जो कि मार्केट में जाने से शेयर्स के प्राइसेस में इम्पैक्ट आ सकता है। तो अगर उनको लगता है कि किसी ने भी वो अंदर की बात डिस्क्लोज की है जो कि नहीं करनी चाहिए, तो उसको भी कंट्रोल उन्होंने किया कि अगर कोई भी पर्सन पकड़ा गया इनसाइडर ट्रेडिंग करता हुआ तो उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शंस होंगे। क्योंकि जो ये सारे रायता फैला था, जो स्यापे मचे थे, उसका रीज़न ही ये था, प्राइस रिगिंग एंड इनसाइडर ट्रेडिंग, ये दो ही मेजर थिंग्स थी कि उन्होंने हर कंपनी में जो भी ब्रोकर्स थे ना, उन्होंने हर कंपनी में एक एक बंदा अपना ऐसा लगा रखा था जो कंपनी के अंदर की खबरें उन्हें दे दिया करता था, और वो उस बेसिस पे सारा खेल खेल जाते थे, प्राइस रिगिंग वगैरह सब उसके बेसिस पे कर जाते थे। तो उन्होंने उसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए प्राइस इनसाइडर ट्रेडिंग एंड प्रमोट फेयर प्रैक्टिसेस, उन्होंने पूरा वही सब जुड़े हुए हैं आपस में, रेगुलेटरी कुछ ऐसे बनाई कि इन्वेस्टर्स को पूरी प्रोटेक्शन मिले, कोई भी वो इन्वेस्टर्स को गलत ढंग से मैनिपुलेट ना कर पाए, उसके पैसे को वेस्ट ना कर पाए, एफिशिएंटली यूटिलाइज करे, प्रॉपर रिटर्न दे, क्योंकि भाई हार्डकोर मनी होती है। ठीक है, तो ये हमारी होगी सारी फंक्शंस। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है पर्पस एंड रोल ऑफ सेबी। आई थिंक आपको रीजंस फॉर एस्टैब्लिशमेंट करने के बाद, फंक्शंस करने के बाद, इसके ऑब्जेक्टिव्स, पर्पस, रोल, ये सब बहुत इजीली समझ में आ गए होंगे। इनमें ऐसा कुछ नया नहीं आएगा, मैं सिर्फ आपको फिर भी एक ऑफिशियली इसलिए बता रही हूँ जिससे कि आपको ये ना लगे कि हमारा हुआ नहीं है, क्योंकि वरना फिर क्या होता है, ऐसा लगता है अच्छा टीचर ने नहीं कराया तो छोड़ देते हैं। छोड़ना नहीं है, पढ़ना ज़रूर है। बहुत सिंपल सा है, देखो क्या पर्पस एंड रोल था, टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट टू फैसिलिटेट एफिशिएंट मोबिलाइजेशन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जिससे कि जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो मोबिलाइज हों, तरीके से कहीं ना कहीं इन्वेस्ट हों, ऐसा ना हो कि वो कहीं वेस्ट हो रहे हैं। कंपटीशन, टू स्टिमुलेट कंपटीशन एंड एनकरेज इनोवेशन। सेबी आया तो हर एक कंपनी को थोड़ा कॉम्पिटिटिव हो गया कि अच्छा वो ऐसे कर रहे हैं तो हमें ऐसे करना है। एक तो कंपटीशन हुआ एंड वो हेल्दी कंपटीशन हुआ। एक होता ना गला काट प्रतियोगिता, कट थ्रोट कंपटीशन, वो नहीं हुआ, दैट वाज अ फेयर कंपटीशन एंड हेल्दी, प्लस इनोवेशन। हर कंपनी अब न्यू इनोवेटिव मेथड्स लेने लग गई, तो इससे भी हमें काफ़ी बेनिफिट हुआ, बिकॉज इनोवेशन इज ऑलवेज गुड फॉर द प्रोग्रेस ऑफ एनी कंट्री एंड प्रोवाइड्स रूल्स एंड रेगुलेशंस। रेगुलेटिव फंक्शंस में उन्होंने किया ही है। उन्होंने जितनी भी इंस्टीट्यूशंस थी, मतलब इंस्टीट्यूशंस बहुत सारी थी, देखो कंपनीज एक्ट हमारा अलग से है, SCRA हमारे पास अलग से है, सेबी हमारा है, स्टॉक एक्सचेंज है, ऐसे मनी मार्केट में है, OTCI है, NSE है, ऐसे करके बहुत कुछ ऑर्गेनाइजेशंस आ गई। लेकिन अब इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस में कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, ऐसा ना हो कि ऑर्गेनाइजेशंस के आपस के कॉन्फ्लिक्ट का फ़ायदा कोई और उठा के ले जाए, दो बिल्लियों की लड़ाई के बीच में एक बंदर बेनिफिट ले जाए, तो कोई भी ब्रोकर वो ना कर पाए। तो उन्होंने सारे इंस्टीट्यूशंस के बीच में एक इंटर रिलेशनशिप कड़ी जोड़ दी, जिससे कि अब कोई भी इसका रॉन्ग बेनिफिट नहीं ले पाएगा। डिफाइंस इंस्ट्रूमेंट, प्रैक्टिसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क। उन्होंने बताया कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं, क्या क्या पॉलिसी बनानी है, तो आपको ये बातें ध्यान रखने पड़ेगी, पूरी चेकलिस्ट दे दी। उन्होंने सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एक बना के दे दिया
कि दिस इज द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यू हैव टू वर्क बिटवीन ऑल दिस इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये तीन हमारे पास मेजर हैं, एक है इशूअर, इन्वेस्टर और इंटरमीडियरीज। ये तीन लोग होते हैं। इशूअर है कंपनीज, कंपनीज को फंड कहाँ से रेज करना है ये उनको इशूअर को पता लग गया, क्योंकि एक सिंगल प्लेटफॉर्म मिल गया तो उन्हें पता लग गया कि हाँ हमें फंड रेज करने के लिए क्या पॉलिसी है, उन्होंने इसके लिए दे दिया। उन्होंने इन्वेस्टर के लिए एजुकेशन दी कि इन्वेस्टर एजुकेशन है कि इन्वेस्टर्स को क्या क्या ध्यान रखना है कहीं भी इन्वेस्ट करते समय। उन्होंने इंटरमीडियरीज के लिए भी रेगुलेशंस बना दिए कि आपको ये रेगुलेशंस हैं जो फॉलो करने हैं, आप किसी भी इन्वेस्टर के पैसे को ख़राब नहीं कर सकते, इवन आप किसी इशूअर को भी ये नहीं कर सकते कि अंडर राइटिंग को लेकर, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स करने के लिए आप कोई भी गलत प्रोसेस ले लें। तो उन्होंने तीनों के लिए, जो मेजर तीन पार्टीज होती हैं, दोज हु हैव मनी, दोज हु नीड मनी और द पर्सन हु बिलोंग्स टू दिस टू, जो इन दोनों को जोड़ रहा है, तो उसने इंटरमीडियरीज, इन्वेस्टर और इशूअर तीनों के लिए गाइडलाइंस दे दी कि यू हैव टू फॉलो दीज गाइडलाइंस। ओके, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? टू रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करना कि कैसे काम करेगा, क्या क्या बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी, ठीक है। प्रोटेक्ट राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स का ध्यान रखना, माल प्रैक्टिसेस को प्रिवेंट करना कि कोई गलत काम ना हो जाए। फिर सेल्फ रेगुलेशन बाय सिक्योरिटीज इंडस्ट्रीज एंड सिक्योरिटीज रेगुलेशन, जितनी भी कंपनीज हैं और जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी जो अपनी अपनी गाइडलाइंस हैं उनके बीच में एक तालमेल बनाना, उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन करना। ऐसा ना हो कि एक की जो है कॉन्फ्लिक्ट दूसरे से आने लग जाए। तो जितनी भी सेल्फ रेगुलेशन बाय सिक्योरिटीज़ है और जो भी स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस हैं उनके बीच में एक मध्यस्थता, एक मीडिएशन का काम करना और उनके बीच में एक रिलेशन एस्टैब्लिश करना। देन टू रेगुलेट एंड डेवलप अ कोड ऑफ कंडक्ट, जितने भी इंटरमीडियरीज हैं उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट, जो हमने अभी बताया ही था फंक्शनल्स में ना कि रेगुलेटिव फंक्शंस हैं, बातें वही हैं, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है और कुछ नहीं है। बट होता क्या है कि एनसीईआरटी को ही बेस बनाना होता है। जब आपसे एमसीक्यूज़ में भी पूछा जाता है तो एनसीईआरटी के सेंटेंसेस एज इट इज़ उठा के दिए जाते हैं। केस स्टडीज़ भी आती है ना आपको, तो केस स्टडीज़ में भी एज इट इज़ कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो एनसीईआरटी के ही होते हैं। तो यू हैव टू गो थ्रू एनसीईआरटी वेरी केयरफुली। आप एनसीईआरटी को बाईपास नहीं कर सकते। आपको किसी भी ऑथर की बुक पढ़नी है आप पढ़िए, कहीं से भी पढ़ना है आप पढ़िए, उसकी कोई मनाही नहीं है। बट एनसीईआरटी ज़रूर पढ़नी है। एनसीईआरटी के अलावा जितना पढ़ना है पढ़ लो, उसकी कोई मनाही नहीं। मैं कह रही कि ये ऑथर अच्छा है ये बुरा है, सब बढ़िया ही है। लेकिन बस जो ध्यान रखना है वो ये रखना है कि एनसीईआरटी पे पूरा फोकस डालना है, बिकॉज एनसीईआरटी बेस्ट है। आपके बोर्ड्स में जो भी पेपर आएगा, सीयूटी में जो भी पेपर आएगा, उन सब में आपका एनसीईआरटी ही बेस लेके चलेंगे, उसी के कीवर्ड्स काम आएंगे, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, हैप्पी एंडिंग फॉर दिस चैप्टर। शेयर, सब्सक्राइब, like the channel. Good luck.